हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा नामा में स्वागत है। जैसे कि थंबनेल से ही पता है कि आज क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस ये जो पीपीटी है, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिहार शिक्षक भर्ती जो है पीआरई 4.0, उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ बिहार स्टेट का जो पेपर होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इस पीपीटी को बनाया गया है। तो अगर आप चैप्टर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्लास 6 के भी चैप्टर वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 है तुर्क अफगान शासक। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है 5 वंशों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को समग्र रूप से दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। यानी जो दिल्ली सल्तनत का अध्ययन के सॉरी दिल्ली सल्तनत का जो अध्ययन किया जाता है उसमें 5 वंश हैं। पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया। एग्जाम में क्रम सजाने के लिए भी क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि गुलाम वंश है, इसको इलबारी और ममलुक के भी नाम से जानते हैं। इनका जो शासनकाल था वो था 1206 से लेकर 1290 तक, अर्थात लगभग इन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद जो है खिलजी वंश है। खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से लेकर के 1320 तक है। इन्होंने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, अगला है तुगलक वंश जो 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने लगभग 93 वर्ष तक शासन किया है। फिर है सैयद वंश, इन्होंने 1414 से लेकर के 1451 वंश तक इस वंश का शासन था। ये 37 वर्ष तक शासन किए हैं। सबसे अंतिम जो वंश है वो है लोधी वंश। इनका जो शासनकाल है वो 1491 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था और लगभग 75 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। तो यानी जो सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में जो वंश शासन किया वो था तुगलक वंश। ठीक है, उस और फिर सब जो सबसे कम था वो था खिलजी वंश था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉप स्लाइड पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गुलाम वंश, जिनका शासनकाल आपको बताया गया है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्वामित्व। मामलुक वो महत्वपूर्ण तुर्की गुलाम थे जिनका इस्तेमाल मुख्यतः सैन्य सेवाओं के लिए किया जाता था। ठीक है, तो मामलुक कौन थे? वो तुर्की गुलाम थे जिनका मुख्यतः सैन्य सेवाओं में इनका उपयोग इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके जो पहले महत्वपूर्ण सुल्तान थे या राजा थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जो शासनकाल है वो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी है। तो यह गुलाम वंश के संस्थापक थे। यह मोहम्मद गोरी का तुर्की गुलाम था। तो जो मोहम्मद गोरी थे वो उनके गुलाम थे। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ने की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर, दिल्ली, आगरा, बिहार, ऐसे ऑप्शन में आ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इनकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऐबक को उनकी नेकी और दरिया दिली के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा चुका है एग्जामों में कि लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है। वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वह लाखों रुपए उदारता पूर्वक दान दे दिया करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कहाँ है? दिल्ली में है। जब आप कुतुब मीनार जाएंगे मेहरौली में तो वहाँ पे आपको ये मस्जिद देखने को मिलेगी। का निर्माण करवाया था। ये क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत में पहली मस्जिद है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। एक मस्जिद थी जिस 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका नाम ही इसलिए पड़ा था कि इन्होंने 2.5 दिन में ही इस मस्जिद को बनवा दिया था। अगला जो पॉइंट है प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कहाँ तक करवाया था? तो बस पहली मंजिल तक ही करवा पाए थे, बाद में उनका निधन हो गया। तो इसका जो निर्माण कार्य था इनके पश्चात इल्तुतमिश और अन्य शासकों ने भी करवाया था, तो जिसके बारे में आगे हम देखेंगे।
तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो और किन की याद में करवाया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में करवाया था। ठीक है, और पहली मंजिल तक ये निर्माण करवा पाया था। ठीक है, ऐबक की चौगान, चौगान जो होता है पोलो खेल होता है, खेलते समय अकस्मात ही मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 1210 ईस्वी में हो गई थी। अगला पॉइंट है, उनकी मृत्यु के बाद आराम शाह जो थे वो शासक बनते हैं, और इनका जो शासन काल है काफ़ी कम समय तक ही था। ऐबक का पुत्र आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन वो क्या था, अयोग्य था और कमज़ोर था, यानी वो योग्यता उनके अंदर नहीं थी एक शासक होने की। ठीक है, तो अमीर तुर्कों ने उसका विरोध किया और उसने मात्र 8 महीने तक ही शासन किया था। जो आराम शाह था वो 8 महीने तक ही राजा रहा। दिल्ली के तुर्कों और जो प्रमुख तुर्क थे वो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, को दिल्ली आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से उतार दिया और शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बन गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इल्तुतमिश शासक बनता है, वो कब से कब तक शासन करता है, तो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक ये राजा रहता है। इसका पहला पॉइंट है, भारत में तुर्की शासन को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका इल्तुतमिश की रही। वह इल्बारी जनजाति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इल्बारी जनजाति, इसलिए उसका राजवंश इल्बारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली, ठीक है, हस्तांतरित कर ली थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और उन्होंने लाहौर से क्या किया, दिल्ली राजधानी को हस्तांतरित कर ली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेंगे। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को एकताओं यानी वेतन के बदले में भूमि सौंपना में विभाजित कर दिया। हर इक़्तिदार को राजस्व इकट्ठा करने के लिए कानून व व्यवस्था का पालन करना होता था। ठीक है, अपने वेतन और खर्चों को घटाकर राजस्व का जो हिस्सा बचता था उसे क्या किया जाता था, केंद्रीय सत्ता अर्थात राजा को देना होता था। वास्तव में इक़्तिदार का पद हस्तांतरणीय होता था, यानी वो वंशानुगत नहीं था, वो परिवर्तित था, यानी एक मतलब दूसरे को भी यहाँ इस पद पर नियुक्त किया जा सकता था, यानी हस्तांतरणीय था। अगला जो पॉइंट है, इल्तुतमिश ने जो तुर्कान चलगानी, जिसमें 40 शक्तिशाली सैन्य प्रमुख थे, यहाँ पे सैन्य हुआ, एक टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, आप इसको ध्यान देंगे। सैन्य प्रमुखों के कुलीन शासकों का एक नया वर्ग चालीसा का गठन किया। तो चालीसा का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा में क्या था, तो 40 शक्तिशाली सैन्य प्रमुख थे इसमें, इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट है, उसकी सत्ता को 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासिद खलीफा द्वारा मान्यता मिली, जब उसने मंसूर अर्थात मान्यता पत्र हासिल किया, जिससे वह कानूनी रूप से भारत का प्रभुत्व संपन्न शासक बन गया था। ठीक है, विशुद्ध चांदी के अरबी सिक्के जारी किया। ऐसा करने वाला पहला शासक था। कौन, इल्तुतमिश, जिसका वजन कितना था, तो 175 ग्राम था, जिस पर आधुनिक रुपए और तांबे के जितल आधारित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, मकबरों के निर्माण का जनक दिल्ली में सुल्तानगढ़ी, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किया। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पत्थर का मीनार 223 फुट की है। कौन, कुतुब मीनार कितनी है, लगभग 238 फुट की है। किसी किसी जगह पे आपको 240 फुट भी देखने को मिल जाता है, मगर ये ऑथेंटिक बुक है, 238 फुट ही है। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने पहली मंजिल का निर्माण करवाया था, जबकि बाकी का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। मिनाज-उस-सिराज को संरक्षण दिया, जिसने तबकात नासिरी लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनाज-उस-सिराज की रचना तबकात नासिरी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने अपने किसी भी पुत्र को सिंहासन के काबिल नहीं समझा, इसलिए अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। एक स्त्री को पुत्र के स्थान पर चयनित करना एक नया कदम था, अर्थात इससे पहले कभी भी मुस्लिम शासकों ने अपनी पुत्री को अपना पद नहीं दिया था, अर्थात अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। ठीक है, ये पहला प्रयोग था और पहला कदम था। बीच में रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ समय के लिए बनते हैं, इनका भी शासनकाल काफ़ी कम समय के लिए था। तो इल्तुतमिश का जेठ यानी बड़ा पुत्र, जिसे अमीरों द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था, जबकि इल्तुतमिश मानते थे कि उनका कोई भी पुत्र सिंहासन के योग्य नहीं है।
दिल्ली में हाथी पर सवार होकर सोना बांटता था, और शासन का नियंत्रण उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान वो संभालती थी। ठीक है। रजिया ने दिल्ली के अमीरों की सहायता से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और फिरोज शाह यानी अपने भाई और शाह तुर्कान दोनों की मौत की सजा दे दी। ठीक है। अगला पॉइंट है रजिया सुल्तान। इनका शासनकाल है 1236 से 1239 ईस्वी तक। तो यह मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। महिला परिधान और पर्दे को नामंजूर किया यानी अस्वीकार किया, और उसने पुरुष पोशाक पहनना प्रारंभ कर दिया, और प्रजा के बीच सवार होकर जाती थी। ठीक है, शिकार के लिए जाती थी और सेना का नेतृत्व करती थी, जिससे तुर्की अमीरों के बीच रोष, यहाँ पे रोष होगा, थोड़ा सा आप माफ करिए, टाइपिंग मिस्टेक है, रोष उत्पन्न हुआ। ठीक है। इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह ने रजिया की हत्या कर दी और शासक बना। ठीक, तो इल्तुतमिश के जो एक पुत्र थे बहराम शाह, उन्होंने अपनी बहन की हत्या कर दी और शासक बन गए। अगला पॉइंट है बहराम शाह, जिनका शासनकाल मात्र 2 वर्ष तक है लगभग। तो इनका प्रारंभ कुलीनों ने बहराम बहराम को गद्दी पर अधिकार हासिल करने में मदद की, लेकिन धीरे धीरे एक कुलीन बेकायदा हो गए, बेकायदा मतलब असंगठित हो गए, और लगातार आपस में कलह करने लगे। मतलब अगर कहा जाए तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी अशांति काल के दौरान 1242 ईस्वी में बहराम साहब की हत्या उसकी सेना द्वारा ही कर दी गई। इसके बाद 2 शासक बनते हैं, अलाउद्दीन महमूद शाह, जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं था, और नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। अगले महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो हैं बलबन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है एग्जामों में। तो बलबन के अनुसार सुल्तान धरती पर ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही जिसे कहा जाता है, और ईश्वरी कृपा नियामत खुदाई पाने वाला है। अर्थात जो जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई पाने वाला कौन है, तो धरती पर सुल्तान है। अगला पॉइंट है बलबन जानता था कि साम्राज्य को वास्तविक खतरा उन कुलीनों से है जिन्हें चालीसा कहा जाता है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। उसने इल्तुतमिश के परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया और चहलगानी को एक घातक झटका दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन ने कठोर दरबारी अनुशासन और नए रिवाज प्रारंभ किए, जैसे सिजदा। सिजदा का अर्थात होता है, मतलब होता है साष्टांग प्रणाम, और पैदोस, सुल्तान के पैरों को चूमना, इसको पैदोस कहा जाता है। साथ ही उसने नौरोज नामक एक उत्सव को भी आरंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है उसने दीवान अंजरात यानी वित्त विभाग को दीवान अर्ज सैन्य विभाग से अलग कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग किसने किया, तो बलबन ने किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है रक्त और लौ की कठोर नीति का पालन किया। शिक्षित लोगों को मतलब उसमें संरक्षण दिया, और अमीर खुसरो को विशेष समर्थन देता था। ठीक है। अगला पॉइंट है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक है। इसके जो पहले शासक थे वो जलालुद्दीन खिलजी हुए, जिनका शासनकाल है 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। पहला पॉइंट है जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी, यानी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में सत्ता संभाली थी। ठीक है। वह दयालु होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के प्रति उदार रवैया रखता था। ठीक है। व्यवहार उनका जो था हिंदू संप्रदाय के प्रति उदार था।
वह अपने विरुद्ध विद्रोह करने वालों को भी कठोर दंड देने से बचता था। अर्थात अगर यदि कोई व्यक्ति राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देता था तो वो कठोर से कठोर दंड देने से बचता था, यानी वो इतना उदार व्यक्ति था। उसने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का गवर्नर बनाया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो कड़ा का गवर्नर था। ठीक है, अगला पॉइंट है 1294 ईस्वी में उसके शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और जुलाई 1296 ईस्वी में एक अभिनंदन समारोह के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा के निकट धोखे से अपने ससुर यानी जलालुद्दीन को हत्या कर दी और दिल्ली का सिंहासन हड़प लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में देखते हैं। इनका जो शासनकाल है वह है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। पहला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की सहनशीलता की नीति को उलट दिया। ठीक है, उसने कुलीनों की शक्ति व उलेमाओं के राज्य के मामले में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने का क्या किया, निर्णय लिया। तारीख फिरोजशाही के लेखक बर्नी यानी बर्नी की रचना का क्या नाम है, तारीख फिरोजशाही, इंपॉर्टेंट है, के अनुसार अलाउद्दीन को यह विश्वास था कि कुलीनों की अपार संपन्नता, कुलीन परिवारों के बीच अंतर्जातीय विवाह, अक्षम गुप्तचर व्यवस्था और मदिरा पान करना विद्रोह के मूल कारण है। ठीक है, इसलिए उसने 4 फरमान जारी किए। कौन कौन से थे, तो पहला था उसने कुलीनों की संपत्ति को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। दूसरा फरमान था गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्गठित किया और सभी गुप्त गतिविधियों की सूचना सुल्तान को तत्काल दी जाने लगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मदिरा व मादक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, सुल्तान के आज्ञा के बिना सामाजिक समारोह और उत्सव निषिद्ध हो गए थे। अर्थात अगर कोई सामाजिक उत्सव करना है, समारोह करना है, तो सुल्तान की आज्ञा लेना अनिवार्य हो गया था। ऐसे कठोर उपायों से उसका जो शासन विद्रोह से मुक्त हो गया। ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। तो किसके शासनकाल में सबसे सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। इन आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक है, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। मलिक काफूर उसका गुलाम सेनापति था जिसने यादवों, काकतीय, होयसल आदि के विरुद्ध दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया था, तो कौन था, तो मलिक काफूर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में आगे क्या आप जानेंगे। अगला पॉइंट है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित किया, जिसके बाद रानी पद्मावती सहित राजपूत महिलाओं ने जौहर यानी आत्म बलिदान आग में उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। यह जानकारी जायसी की पुस्तक, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत है, जिससे ये जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है अलाउद्दीन ने दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया था। ठीक है, तेलंगाना का जो शासक था वो प्रताप रुद्र द्वितीय था। इसी समय प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हिरा दिया था। अगला पॉइंट है सुल्तान अशिक्षित था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी वो अशिक्षित था। उसने अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी जैसे कवियों को संरक्षण दिया। उसने प्रसिद्ध द्वार अलाई दरवाजा और हौज खास महल हजार सतून जहमत खाना मस्जिद अलाई मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, और सिरी में अपनी नई राजधानी का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ उसने अलाउद्दीन ने क्या किया, सिकंदर आजम की पदवी अपनाई और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता भी कहा। ठीक है, तो अगर ये भी है कि तूतीय हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। या भारत का तोता या किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा करके, तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत कैसा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से अलग किया, यानी कि राजनीति अलग था, धर्म अलग था।
उसने दोनों को मिक्स नहीं किया। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो की पुस्तक हुजाइतुल फुतूह में अलाउद्दीन को जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता जैसी उपाधियों से विभूषित किया था। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को इन उपाधियों से विभूषित किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने जातीय उच्चतावादी नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने शासन में क्या किया कि पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना प्रारंभ किया था। इनका सैन्य सुधार कैसा था? तो यह पहला सुल्तान था जिसके पास एक बड़ी अस्थायी सेना थी, जिसे शाही खजाने से नकद में वेतन मिलता था। दुर्गों की रक्षा के लिए कोतवाल की नियुक्ति किया था, और जिन सैनिकों को निरीक्षण करके नियुक्त किया जाता था उन्हें मुरतल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, हुलिया और दाग व्यवस्था का संचालन किया। ठीक है। हुलिया क्या होता है? तो प्रत्येक सिपाही की हुलिया यानी उसकी शारीरिक पहचान को उल्लेखित किया जाता था अर्थात दर्ज किया जाता था। और दाग क्या था? तो घोड़ों की नस्ल की पहचान के लिए एक दाग था, उसमें मार्क किया जाता था घोड़ों पे। ठीक है। अगला पॉइंट है, इनका भू राजस्व प्रशासन कैसा था? तो राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा यानी 50% वसूल किया जाता था, काफ़ी अधिक था। वह कृषि योग्य भूमि पर आधारित था, यानी जो कृषि योग्य भूमि था उसको उपज का 50% राजस्व देना होता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व को नगद में तय करने वाला पहला शासक था। इससे वह अपने सैनिकों को नगद भुगतान करने में सक्षम हुआ था, अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने सैनिकों को नगद भुगतान करता था। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तुगलक वंश। इनका जो शासनकाल है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक है। इसके पहले जो शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक हुए, जिनका शासनकाल है 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक। पहला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश का संस्थापक था। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था, और उसने गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। क्वेश्चन है कि पहला ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी और ग से गयासुद्दीन, इसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, उसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के नाम से एक नया किला भी बनवाया था। अमीर खुसरो की कृति तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। अगला पॉइंट है, मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिकुल गाजी, मंगोलों को पराजित करने के बाद मलिकुल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ था, यानी उसे उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है कि किसने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्थ? तो अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है। अगले जो शासक हुए वो मोहम्मद बिन तुगलक। इनका जो शासनकाल है वो 1324 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक है। ठीक है। पहला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने अपने चरम के साथ साथ विघटन की शुरुआत भी देखी। ठीक है। तो यानी दिल्ली सल्तनत का विघटन का काल यहीं से प्रारंभ होता है, यानी देखा जाता है। पहला नेक्स्ट है, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। ठीक है। इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, जिससे मोहम्मद तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। ठीक है। अगला पॉइंट है, मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद के किले और जहांपनाह नगर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो साक्षर था, यानी पढ़ा लिखा था, और उसने धार्मिक तथा दार्शनिक शिक्षा प्राप्त भी की थी। एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था। ठीक है। उसके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य का उदय हुआ। कौन कौन से? तो विजयनगर, बहमनी और मदुरई। नेक्स्ट है,
दिल्ली से देवगिरी, यानी देवगिरी को ही दौलताबाद कहा जाता है, राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में। इसने कुछ अपने शासनकाल में कहा जाए तो एक तरह से शोध किया। जैसे पहला उसका शोध कहा जाए तो था कि राजधानी को परिवर्तन करना। उसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ले गया। कब ले गया? तो 1327 ईस्वी में। परंतु 2 साल बाद क्या हुआ? पानी की कमी हो जाने के कारण पुनः राजधानी को परिवर्तित करके दौलताबाद से दिल्ली आना पड़ा। ठीक है। फिर उसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चलाया। कब? 1329 ईस्वी में। चांदी के टंका मुद्रा के बराबर मूल्य का कांसी का सिक्का चलाया। ये भी फ्लॉप हो गया, ये भी फ्लॉप हो गया। ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो काम नहीं किया। अगला पॉइंट है, कृषि के विस्तार और सुधार के लिए कृषकों को ऋण, जिसे क्या कहा जाता है? तकावी ऋण, सुविधा के उद्देश्य से एक नया कृषि विभाग दीवान कोही की स्थापना की। तो दीवान कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसकी मृत्यु पर बदायूं ने कहा था, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसको सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके बारे में पूछा भी जा चुका है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु पे कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसको सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है। किसने कहा था? तो बदायूं ने कहा था। ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका शासनकाल है 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक। तो इसमें पहला पॉइंट है, तेलुगु ब्राह्मण मालिक मकबूल खान जहां को वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम शासक था। ठीक है। तो जो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया किसने लगाया था? जजिया एक प्रकार का कर था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के चलवाए थे। कौन कौन से? तो पहला था अद्धा। अद्धा क्या था? तो जीतल के आधे मूल्य के बराबर ही होता था। और दूसरा सिक्का था विख। विख क्या होता था? तो जीतल के 1/4 मूल्य के बराबर होता था। ठीक है। ये 50 का 25% है, चौथाई यानी 25% मूल्य के बराबर होता था। अगला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 3 प्रसिद्ध नगर हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद जो दिल्ली में स्थापित किए गए। उसने जौनपुर की स्थापना अपने भाई जौना खान की स्मृति में किया था। इससे पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का निर्माण किसके स्मृति में किया था? तो अपने भाई जौना खान की स्मृति में किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, वह सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया। इससे पहले कोई सुल्तान राज्य के आमदनी का ब्यौरा तैयार नहीं कराता था। नेक्स्ट है, इसने नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों में उलूग खानी और रसबाई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सर्व यानी सिंचाई कर भी लगाया था अपने प्रजा के ऊपर। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। फिर इसने दीवान खैरात एक विभाग था जिसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसमें अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है। इस विभाग के द्वारा अनाथ स्त्री जो होती थी और जो विधवाएं होती थी उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। तो दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला है, फिरोज शाह को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश व सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सल्तनत युग का अकबर किस शासक को कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हैं सैयद वंश, इनका जो शासनकाल है 1114 से लेकर के 1151 ईस्वी तक। इसमें पहला पॉइंट है, भारत में यानी भारत से वापस जाने से पहले तैमूर ने खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। यहाँ पे से कर लेंगे आप। उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की थी। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मुबारक शाह और फिर मोहम्मद शाह आदि शासक बने थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंदी। इम्पोर्टेंट है,
तारीख फिरोज के लेखक कौन थे? तो यहिया बिन सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। अगला है अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का जो था अंतिम शासक था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सैयद वंश के अंतिम शासक का नाम था अलाउद्दीन अहमद शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे करके। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है लोधी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वो लोधी वंश है। इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। इसमें पहला पॉइंट है लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है। फिर आते हैं सिकंदर लोधी। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की पैमाइश के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेंगे। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है वह एक प्रतिष्ठित कवि भी था और गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सिकंदर लोदी ने एक आदेश देकर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था जिसका नाम उसने क्या रखा था? फारंग सिकंदरी रखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इब्राहिम लोदी शासक बनते हैं 1517 से लेकर के 1526 तक। ये थे दिल्ली लोधी वंश के अंतिम शासक। और 1526 इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है। और ये हारे गए। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से लोधी वंश का समाप्त हो गया और भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख विभागों के नाम है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है दीवान विजारत। ये क्या होता? वजीर का विभाग होता था। और दीवान आर्य जिसे अर्ज भी कहते थे, ये सैन्य विभाग होता था। दीवान रसालत जो होता था वो विदेश विभाग होता था। और दीवान इंसा या दीवान अशरफ जिसे ये पत्राचार विभाग होता था, यानी मीडिया विभाग कह सकते हैं। दीवान अमीर को ही एक कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान मुख्त खराज जो था वो राजस्व विभाग से संबंधित था। और दीवान खैरात वो दान विभाग होता था। ठीक है। अगला है विभाग दीवान इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। दीवान बंदगान दास विभाग था। और दीवान वकूफ यह व्यय विभाग होता था। दीवान कज़ा ममालिक के न्याय विभाग से संबंधित होता था। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।